उपसभापति महोदय, आज ये सदन एक ऐतिहासिक निर्णय लेने जा रहा है, क्रांतिकारी निर्णय लेने जा रहा है। अगर कोई ऐसी चीज होगी जो संसदीय मर्यादा की होगी उसको हटाएगी। और ऐसा संवैधानिक प्रावधान किया जा रहा है इस संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से कि उन लाखों परिवार के ऐसे सामान्य वर्ग के लोगों को जो गरीबी रेखा के आसपास अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर है, उनको इससे शैक्षणिक संस्थाओं में और सरकार की सेवाओं में, नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा। इस विधेयक के बारे में अनेक प्रकार की चर्चाएं हुई। अब जिसको जैसा सोचने का अवसर मिला, जिसने जिस ढंग से सोचा, उस प्रकार के विचार उन्होंने व्यक्त किए हैं। पर मैं ये कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने ये विधेयक अच्छे मन से, सच्चे मन से, अच्छी नीति और अच्छे इरादे से उन गरीब तबके के लोगों को जो सामान्य वर्ग की श्रेणी में आते हैं और अभी तक सरकार की अनेक योजनाओं का लाभ लेने से वो वंचित रहे हैं, उनको लाभान्वित करने की दृष्टि से इसमें प्रावधान करने का काम हम कर रहे हैं। बहुत सारे माननीय सदस्यों ने इस संबंध में ये शंका आशंका व्यक्त की कि संविधान में प्रावधान नहीं है, फिर आप कैसे कर सकते हो ये। मैं कुछ राजनीतिक दलों ने पिछले चुनाव के समय में जो घोषणा पत्र जारी किया था और उसमें ये कहा था कि अगर वो सरकार में आएंगे तो सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को भी आरक्षण सुविधा उपलब्ध कराएंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, और विशेषकर आदरणीय आनंद शर्मा जी और उनकी पार्टी से, क्योंकि उनके चुनाव घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख किया था कि अगर वो सरकार में आएंगे तो सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को आरक्षण देने की व्यवस्था करेंगे। वो कौन सा तरीका अपनाते आप जो हमने अपनाया, उससे अगर कोई भिन्न हो तो बताओ, और नहीं तो एकमात्र उपाय यही है, संविधान में इस संबंध में आवश्यक प्रावधान किए जाएं। आप तो समर्थन कर रहे हैं, चेयर को देखकर माननीय मंत्री जी आप इधर देखकर, आपने समर्थन किया, आपकी पार्टी ने समर्थन किया, पर आपके बाद में आपकी ही पार्टी के अच्छे कानूनविद है, अच्छे वकील है, पर आज पता नहीं। मंत्री महोदय, आप तो जनमंत्री हैं, इस समय अगर कोई शुभ काम करना है उसमें आप ऐसी बातें शुरू करेंगे। चलो मैं नहीं करता। मजबूरी में हम समर्थन कर रहे हैं या मजबूरी में लाएं, ये बात नहीं नहीं, मजबूरी में नहीं कर रहे, आप तो मन से कर रहे हैं सर। अच्छा, आपने दो तीन राजनीतिक दलों को छोड़कर, चेयर को देखकर संबोधित, दो तीन राजनीतिक दलों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक दलों के तरफ से इसका समर्थन किया गया है। मैं उन सब को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय में अपना समर्थन व्यक्त किया है। माननीय उपसभापति महोदय, अभी तक लगभग 3 दर्जन माननीय सदस्यों ने इसमें अपने विचार व्यक्त किए हैं और सबने, मैंने बताया 2-3 पार्टी के माननीय सदस्यों ने इसका विरोध किया है, बाकी सबने इसका समर्थन किया है। आनंद शर्मा जी ने इस पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कुछ बातें कही, नेहरू जी का भी उदाहरण दिया। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश की संस्कृति और परंपरा की ये विशेषता है कि उच्च वर्ग के लोगों ने उस समय अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण देने का काम किया और उसी आशय से आज नरेंद्र मोदी जी पिछड़े होने के बाद भी वो सवर्ण वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का काम कर रहे हैं। ये अपनी संस्कृति की विशेषता है। जब अगर कोई विषय आया है तो समाज में से ही कुछ लोग आगे आए हैं और एक दूसरे की मदद करने का काम किया है, और ये 2 बड़े उदाहरण इसके लिए बहुत अच्छे हैं। बीच में डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर बाबा साहब भी आए, उन्होंने भी ये काम किया, पर मैं तो शुरू और आज की बात कर रहा हूँ। हाँ, अरे मान रहा हूँ,
आप भारत का संविधान उन्होंने बनाया और आरक्षण की व्यवस्था हुई। आप कृपया चेयर को देखकर अपनी बात आदरणीय कृपया बैठे, कृपया बैठे। कांग्रेस ने आरक्षण की व्यवस्था प्रारंभ की, ये बात सही है। भारत के संविधान के प्रावधान के अनुसार की है, ये बात और ज्यादा सही है। और ये जो विधेयक लाया गया है वो उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए है। बाद में आदरणीय राम गोपाल जी ने भी इसका समर्थन करते हुए ये कहा है कि इसका लाभ सही मायने में ज्यादा लोगों को नहीं मिलेगा, परंतु मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से सदन से कि जो एससी, एसटी और ओबीसी की आबादी है, उस आबादी का भी आंकड़ा टोटल आंकड़े के साथ जोड़ लिया और ये कह दिया कि 98% है, इतने प्रतिशत है, इतने प्रतिशत है। एससी, एसटी, ओबीसी को जो लगभग 49.5% का आरक्षण है, वो 49.5% इससे अलग रहेगा। उस आरक्षण को कृपया उस सीलिंग को हमने टच करने का प्रयास नहीं किया, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, अपनी बात को आरक्षण बरकरार रहेगा। नागर जी अपनी जगह बैठे। और जो वर्तमान आरक्षण की व्यवस्था है, उस दायरे में नहीं आने वाले ऐसे सामान्य वर्ग के लोग हैं और गरीबी रेखा के आसपास जीवन यापन करने वाले हैं, इसमें वो ही लोग आएंगे। तो ये जो आंकड़ेबाजी हुई है वो असत्य है, निराधार है। उसमें अगर इस प्रकार से अलग अलग ब्रेकअप करके बताया जाता तो समझ में भी आता। ये इनके प्रकार ने समर्थन तो किया, परंतु ये जो किंतु परंतु अपितु लगाया है ये उचित नहीं है। इस सदन के माध्यम से देश की जनता को सही संदेश जाना चाहिए, वो इन आंकड़ेबाजियों के कारण नहीं गया है। आज की तारीख में 49.5% एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण ऑलरेडी है। बाकी जो सामान्य वर्ग के बचे हैं, वर्तमान आरक्षण व्यवस्था से अलग है, उनके बारे में ये प्रावधान लागू होने वाला है। और ये विधेयक पारित होने के बाद ये कहा गया है कि कब करेंगे, कैसे करेंगे। ये 15 सीट मिस्टर राजा प्लीज 15(4) और 15(5) में जो प्रावधान है उसके होते हुए भी 15(6) जो बनाया जा रहा है उसमें ये बात कही है कि 15(4) और 5 के होते हुए भी शैक्षणिक संस्थाओं में सामान्य वर्ग के, गरीब तबके के छात्र छात्राओं को 10% आरक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी। इसका मतलब 15(4)(5) होने के बाद भी इस प्रकार का कानून बनाने से नहीं रोका जा सकेगा। ये एक प्रावधान इसमें किया है। इसी प्रकार से 16(4) और 5 में जो प्रावधान है वो होते हुए भी 16(6) इसमें स्थापित किया जा रहा है, जो इस बात का अधिकार देने के लिए पर्याप्त होगा कि ऐसे सामान्य वर्ग के लोगों को भी 10% नौकरियों में आरक्षण देने का प्रावधान होगा। और ये जब प्रावधान हो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में भी कोई जाएगा, तो मेरा अपना विश्वास है कि संवैधानिक प्रावधान होने के कारण माननीय उच्चतम न्यायालय भी इस निर्णय को ही मानेंगे। इस प्रकार का मेरा विश्वास है। और ये मान के चलिए कि हमने दिखाने के लिए कहते कुछ और करते कुछ ऐसा नहीं किया है। वास्तव में हम ये चाहते हैं, इसलिए ही ये संविधान में संशोधन किया, और नहीं तो हम भी पिछली सरकारों के टाइम जैसे आदेश जारी हुए हो कर देते और कह देते हम क्या करें, कोर्ट ने कर दिया है ऐसा फैसला, इसके विपरीत। जहां तक विलंब से लाने का प्रश्न है, उसके बारे में मैं अगर पुराना इतिहास बताना चाहूंगा तो शायद फिर कहा जाएगा कि बिल पास कराना है कि नहीं। धन्यवाद सर, ये तो काका कालेलकर के टाइम से लगातार चलता आ रहा है। नवनीत कृष्णन जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए, डेरेक ओब्रायन साहब ने भी अपने विचार व्यक्त किए, समर्थन किया, YS चौधरी साहब ने भी समर्थन किया, बंदा प्रकाश जी ने भी समर्थन किया, और कई माननीय सदस्यों ने राज्यों में आरक्षण करने का प्रावधान का उल्लेख किया है। अपने यहाँ आरक्षण सामान्यतया 4 प्रकार का है।
जातिगत छुआछूत के कारण अनुसूचित जाति का आरक्षण है, उसमें कोई इनकम लिमिट वगैरह या किसी प्रकार की कोई सीलिंग नहीं है। वनांचल में रहने वाले आदिवासियों को भी इसी आधार पर आरक्षण दिया गया है। ओबीसी को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ापन होने के कारण दिया है, और महिलाओं को जो आरक्षण दिया है उसमें केवल महिला होने के कारण आरक्षण दिया है। जब महिला होने के कारण आरक्षण दिया जा सकता है तो सामान्य वर्ग के गरीब तबके के लोगों को भी माननीय मंत्री जी अपनी बात आरक्षण देना चाहिए। करने वाले हैं, लंबी बहस हम लोगों ने की, कृपया कंक्लूड करें, कृपया। बहुत सारी बातों का उल्लेख किया आया और ये कहा कि आरक्षण का पर्याप्त लाभ नहीं मिल पा रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। वैसे ये निरंतर प्रक्रिया है, कोई सी भी सरकार रही हो, बैकलॉग कम ज्यादा जरूर रहा है, वर्तमान में भी है, परंतु वर्तमान की सरकार ने पहले की तुलना में बैकलॉग को पूर्ति करने के लिए विशेष भर्ती अभियान चला करके भी करने का प्रयास किया है। अनुसूचित जाति कल्याण एससी सब प्लान के बारे में बात आई। एससी सब प्लान का नाम बदला है, योजना समाप्त नहीं की है, और पहले वाली सरकारों ने कभी भी 11-12% से ज्यादा का आवंटन नहीं किया था, जबकि मापदंड ये है प्लीज कंक्लूड। अगर आप कहें तो मैं तो पूरे होने वाले हैं, 10 घंटे पूरे। मैं तो एक निवेदन करना चाहता हूं कि बजट से संबंधित, विधेयक से संबंधित बात तो मैंने कर दी है। अगर और सब बातों का अगर आप अनुमति नहीं देंगे तो मैं चर्चा नहीं करूंगा। फिर कभी मुझे लगता है पर्याप्त। हाँ, फिर कभी इस विषय की चर्चा होगी जब करेंगे। परंतु ये कह सकता हूँ कि ऐतिहासिक निर्णय धन्यवाद। आप अच्छे इरादे से, अच्छी नीति और अच्छी नीयत से लाया गया है। मैं प्रार्थना करूंगा कि इस संविधान संशोधन विधेयक को पारित किया जाए।